नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कनिका और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टेस्ट 7 शुरू करने वाले हैं और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो चलिए आज का टेस्ट 7 शुरू करते हैं। और अगर ये टेस्ट 7 है तो इट मीन्स इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और कंटिन्यू 6 तक टेस्ट चैनल पर अवेलेबल हैं। आप उन्हें जाके सॉल्व कर सकते हैं। हमारा यहाँ प्रथम प्रश्न है कि दलदुर वाद्य को आप किस श्रेणी में रखेंगे? तंत्र वाद्य, अवनद्य वाद्य, सुषिर वाद्य या घन वाद्य? दोस्तों, दलदुर वाद्य जो है, जब हम प्राचीन काल का संगीत पढ़ते हैं तो उसमें दलदुर वाद्य की श्रेणी आपको मिलती है। और ये वाद्य किस श्रेणी में आता है? जो 4 श्रेणियाँ बताई गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अवनद्य वाद्य। अवनद्य वाद्य क्या है? जब किसी कोई वाद्य है और उस पर कोई खाल मढ़ी हुई है। चर्म वाद्य जो होते हैं, ठीक है, तो ये जो दलदुर है ये अवनद्य वाद्य की श्रेणी में आता है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि भरत काल में अवनद्य वाद्यों के लिए दूसरी संज्ञा क्या थी? यानी भरत काल में अवनद्य वाद्यों को किसी और नाम से भी पुकारा जाता था। अगर आपको वीडियो में कुछ शोर आ रहा है तो पास में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जिसकी वजह से ये शोर आ रहा है, सो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आई होप आपको मेरी आवाज़ साफ आ रही होगी। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि अवनद्य वाद्यों को हम और क्या कहते थे भरत काल में? भांड वाद्य, चर्म वाद्य, तत्वाद्य या वितत्वाद्य? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, भांड वाद्य। तो अवनद्य वाद्यों को ये कहते थे भांड वाद्य। थर्ड क्वेश्चन है कि किस वाद्य की रचना उत्तर भारत में की गई जिसके रचयिता दक्षिण भारत के मूल निवासी थे? अब देखिए, ये हमारा दक्षिण भारत है और ये हमारा उत्तर भारत हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो उत्तर भारत है और ये दक्षिण भारत है। तो ये जो ग्रंथ है, मतलब इन चारों में से एक ग्रंथ है जिसकी रचना तो उत्तर भारत में हुई लेकिन जो इसके रचयिता हैं वो दक्षिण भारत के निवासी थे। अमूमन तो यही होता था कि अगर दक्षिण भारत के कोई रचनाकार हैं तो वो दक्षिण में ही रचना करेंगे, जैसे वेंकटमुखी जी हैं, रामामात्य जी हैं। तो लेकिन ये जो रचयिता हैं ये थे तो दक्षिण भारत से, लेकिन रचना इन्होंने कहा कि उत्तर भारत में। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी, संगीत पारिजात। और संगीत पारिजात के रचयिता कौन है? अहोबल। संगीत पारिजात के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि वेंकटमुखी द्वारा कुल कितने जन्य रागों का वर्णन अपने ग्रंथ चतुर्दंडी प्रकाशिका में किया गया है? इनका जो ग्रंथ है चतुर्दंडी प्रकाशिका, इसमें इन्होंने टोटल जन्य रागों का वर्णन किया है। अच्छा, इन्होंने 72 मेलों की रचना की थी लेकिन मुख्य इन्होंने 19 मेलों से ही जन्य राग माने। तो इन्होंने जो टोटल जन्य राग माने वो ऑप्शन 2, 48। तो ये जो अलग है ये मतलब ये है 48 इन्होंने जन्य राग माने हैं। किस ग्रंथ में ईमन और फिरोदस्त रागों का उल्लेख प्राप्त होता है? ईमन और फिरोदस्त राग हमें किस ग्रंथ में नाम इनके मिलते हैं? आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राग तरंगिणी। राग तरंगिणी के रचयिता कौन है? लोचन। आपको जितने भी इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं उन सबके जो रचनाकार हैं उनका नाम याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार जैसे ऑप्शन दे देते हैं 1, 2, 3, 4 और उनको मैच करना होता है कि ये किससे मैच करते हैं, किसके रचनाकार कौन है। तो ये डायरेक्ट आंसर्स होते हैं और इसके आपको डायरेक्ट मतलब फुल टू क्वेश्चन के जो मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका एक भी गलत हो जाता है तो ऑप्शन का अगर आंसर गलत है तो
मार्क्स कट जाते हैं। तो इसलिए आपको ये जितने भी इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं हमारे संगीत के, उनके रचनाकार आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस विद्वान द्वारा अपने ग्रंथ में एक गतिक नि, द्विगतिक नि एवं त्रिगतिक नि का प्रयोग किया गया है। तो अभी तक आपने काकली निषाद ये सभी पढ़े हैं, है ना। कैशिक नि, काकली नि, ज़्यादातर ग्रंथकारों ने इसका प्रयोग किया है। लेकिन एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि एक गतिक नि, द्विगतिक नि, त्रिगतिक नि इसका प्रयोग किया गया है। तो ये किसका ग्रंथ है? ये है पंडित पुंडरीक विट्ठल जी का ग्रंथ। इनके ग्रंथ का नाम क्या है जिसमें इन्होंने एक गतिक नि और ये मतलब इस प्रकार के नि का प्रयोग किया है? तो इस ग्रंथ का नाम है राग माला। एक बात और है कि जितने भी इम्पोर्टेंट रचनाकार हैं उनके एक एक ग्रंथ नहीं है, कई ग्रंथ हैं, है ना। कई ग्रंथ हैं जिससे आपको वो सब भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे पुंडरीक विट्ठल जी के कई ग्रंथ हैं और किस में उन्होंने क्या कहा है ये आपको अलग से नोट डाउन करना होगा। जैसे रागमाला जो मैंने जो अभी बताया उसमें इन्होंने एक गतिक नि, द्विगतिक नि इसका वर्णन किया है। 7 क्वेश्चन है कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बम्बई स्टेशन का उद्घाटन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया? तो जब हमारे यहाँ ब्रिटिश काल चल रहा था, मतलब ब्रिटिशों का शासन चल रहा था, उस समय इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बनाई गई थी। तो इसके अलग अलग जगह स्टेशंस बनाए गए थे। जैसे कलकत्ता में एक स्टेशन था, बम्बई में स्टेशन का उद्घाटन किया गया था। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस समय तक और कोई ऐसा ब्रॉडकास्टिंग कंपनी भारत में नहीं थी, अंग्रेज़ों ने इसको बनाया। तो बम्बई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि एक प्रेसिडेंसी शहर था, बम्बई, मद्रास और बंगाल। तो इसलिए बम्बई स्टेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बम्बई स्टेशन का उद्घाटन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया? आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के द्वारा बम्बई स्टेशन का उद्घाटन किया गया। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो अगर आप ये जितने भी लॉर्ड्स हुए इन सब का अगर आपको कार्यकाल याद होगा तो आप बहुत आसानी से इन्हें पहचान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 10 दिन तक चलने वाला पूर्ण संगीतमय नाटक इंद्र सभा किस शासक से संबंधित है? इंद्र सभा, देखिए जब हमारे माइथोलॉजी वाले सीरियल्स हम देखते हैं टीवी पे, तो उसमें इंद्र को हमेशा संगीत से संबंधित दिखाते हैं। मतलब अप्सराएं नाच रही हैं, गाने चल रहे हैं, सारे देवता बैठे हुए हैं, नृत्य देख रहे हैं, मदिरा पान चल रहा है। तो मतलब इस तरह का एक सीन क्रिएट करते हैं जिससे क्या लगता है कि इंद्र नाच गाने को पसंद करने वाले देवता हैं। हमेशा ही इनके यहाँ नाच गाना चलता रहता है। तो इस तरह से पूर्ण संगीतमय नाटक इंद्र सभा, इसलिए नाम ही इसका इंद्र सभा रख दिया। इंद्र के हमेशा अप्सराएं नृत्य करती रहती थी। तो इंद्र सभा किस शासक से संबंधित है? यहाँ आपका सही उत्तर है नवाब वाजिद अली शाह। इंद्र सभा किससे संबंधित है? नवाब वाजिद अली शाह। ओके। और 10 दिन तक ये पूरा ही नाटक चलता रहता था। हमारा 9 क्वेश्चन है कि षटकाल गोविंद के नाम से प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। षटकाल गोविंद, षट मतलब 6, 6 काल, काल यानी समय। तो इसके नाम से प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे? तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ गोविंद लिखा हुआ है तो इट मीन्स यहाँ गोविंद मारर, ये जो संगीतज्ञ हैं इन्हीं को षटकाल गोविंद कहते थे। और ये जो थे वो त्रावणकोर के निवासी थे। त्रावणकोर कहाँ है? दक्षिण भारत में। त्रावणकोर के निवासी थे। और एक इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में कि एक ही समय में 6 विभिन्न तालों में गा सकते थे। मतलब इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संगीतज्ञ होते थे कि एक ही समय में 6 तालों को वो कंट्रोल में कर सकते थे। कंट्रोल मतलब गा सकते थे उसमें। जैसे कि आज के संगीतज्ञ मतलब आज के समय में जब हम सीखते हैं एक ही ताल को उस पर पार पाना बहुत कठिन हो जाता है।
लेकिन वो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते थे कि मतलब क्या टैलेंट होता था। एक समय में ही 6-6 ताल संग में गाते थे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि गीत सूत्रधार नामक रचयिता, मतलब इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? स्वामी प्रज्ञानंद, लक्ष्मी नारायण गर, डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, एंड योर लास्ट ऑप्शन इज कृष्णधन बनर्जी। तो यहाँ आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, कृष्णधन बनर्जी। गीत सूत्रधार नामक इस ग्रंथ में इन्होंने क्या किया है, जो हमारे ध्रुपद होते थे इनको इन्होंने पाश्चात्य नोटेशन में कन्वर्ट किया है। पाश्चात्य नोटेशन मतलब स्टाफ नोटेशन में, वेस्टर्न नोटेशन में इन्होंने कन्वर्ट किया है। इसलिए ये ग्रंथ थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी कुछ अलग काम कोई कर देता है, सारे एक ही भेड़ चाल में चल रहे हैं, कोई नहीं पहचानता, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति कुछ अलग काम करता है तो वहीं उसकी पहचान होती है। इसलिए सबसे खुद को अलग दिखाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि ध्रुपद का पाश्चात्य नोटेशन इन्होंने इस ग्रंथ में दिया है। तो दोस्तों ये थे आज के 10 क्वेश्चन टेस्ट 7, और आई होप आपने इन सवालों को सॉल्व किया होगा। तो कितने थे आपके आंसर सही, ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएंगे, जहां आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।